नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रुशाल। वक्त हो गया है 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए गुड न्यूज। ओलंपिक में क्रिकेट को मंजूरी। लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में गोल्ड के लिए लड़ेगा भारत। कल मुंबई में आईओसी सेशन का उद्घाटन करेंगे पीएम। कल क्रिकेट वर्ल्ड कप का महामुकाबला, भारत पाकिस्तान मैच का छाया खुमार। टैटू का ट्रेंड तो अहमदाबाद में होटलें हाउसफुल, रेस्टोरेंट में स्क्रीनिंग की जबरदस्त एडवांस बुकिंग। गाजा में ग्राउंड एक्शन के लिए इजरायल तैयार। उत्तरी गाजा में रहने वालों को खाली करने को कहा। हमास का दावा, इजरायली हमले में 14 बंधक की मौत। ऑपरेशन अजय के तहत 212 भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को बताया दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन। P20 शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन पर दिया जोर। सबके विकास और कल्याण का दिया मंत्र। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार गिरावट के साथ बंद। मिड कैप फ्लैट क्लोज। पीएसयू बैंक, आईटी, मेटल शेयरों में गिरावट। सेंसेक्स 226, निफ्टी 43 अंक गिरा। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट। वर्ल्ड एथलीट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैंस कर सकते हैं वोट। 11 दिसंबर को आएंगे नतीजे। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की। और बात वर्ल्ड कप के सबसे शानदार और जबरदस्त मुकाबले की, यानी कि कल भारत और पाकिस्तान भिड़ंत की। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआती 2 मुकाबलों में भारत ने शानदार जीत हासिल की है और टीम इंडिया जबरदस्त फॉर्म में दिख रही है। ऐसे में पूरे विश्व की नजरें 14 अक्टूबर को होने वाले हाई वोल्टेज भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर टिकी हुई है। इस मैच के बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन भट्ट जुड़ चुके हैं। विपिन जी, कैसा होगा कल का ये मुकाबला और किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा? कल का ये भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला, इसे महामुकाबला हम कहेंगे। और आइए अब देखते हैं कि किस टीम का पलड़ा यहां पर भारी है। तो सबसे पहले इतिहास क्या कहता है। तो ऐतिहासिक तौर पर अगर देखा जाए, आज तक 7 बार भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में मुकाबला हुआ है और पलड़ा सिर्फ और सिर्फ भारत का बाकी है। 7 मुकाबलों में 7 जीते हैं भारत ने। पाकिस्तान को अभी खाता खोलना बाकी है। लेकिन अब देखते हैं कि जो मौजूदा फॉर्म है और पिछले वर्ल्ड कप से अब तक जो दोनों टीमों की परफॉर्मेंस है, उस आधार पर क्या हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए, शुभमन गिल डेंगू से उभर चुके हैं, अहमदाबाद भी पहुंच चुके हैं। हो सकता है कल का मैच खेलते हुए नजर आए और इनके नंबर्स इनके साथ हैं। 2023 की हम बात करें तो ये दोनों का टॉप ऑर्डर है। इंडिया और पाकिस्तान का 20 मैच शुभमन ने खेले हैं, सबसे ज्यादा 1230 रन बनाए। औसत देखिए 72 की है। रोहित शर्मा जो कि फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं, बढ़िया सेंचुरी मार चुके हैं वर्ल्ड कप में। 2023 में इन्होंने 17 मैचेस खेले हैं, 777 ये इनका टोटल है और औसत है 51 की। बाबर आजम साहब 18 मैच खेल चुके हैं 2023 के अंदर, 760 रन है और 44.7 का औसत है। हालांकि ये जो वर्ल्ड कप में उनकी फॉर्म अच्छी नहीं दिखी। एक मैच में 5 किया, दूसरे में 10 किया, आगे पता नहीं, लेकिन बड़े खिलाड़ी हैं, कभी भी फॉर्म में लौट सकते हैं। विराट कोहली 16 मैच खेले हैं 2023 में, 752 रन बनाए हैं, औसत है 62 का और बहुत शानदार फॉर्म में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। 2 हाफ सेंचुरी ऑलरेडी वर्ल्ड कप में हो गई है। फखर जमान 17 मैच, 656 रन और औसत इनकी भी 43.73। ये भी पाकिस्तान के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। तो देखिए, टॉप ऑर्डर में तो भारत का पलड़ा इस समय विराट, शुभमन, रोहित के कॉम्बिनेशन के साथ भारी दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगर अब हम बात करें कि भारत का जो टॉप ऑर्डर है वो तो हमने देखा, हम इसके बाद देखते हैं कि जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसमें इंडिया कहां पर खड़ा हुआ है। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक नजर यहां पे डालेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए टॉप ऑर्डर की हमने बात कर ली है कि किस किस तरह के स्टैट्स हैं या नंबर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला ग्राफिक आपको दिखाते हैं।
यहां बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्या है, तो देखिए पावर प्ले की अगर हम बात करें, पावर प्ले का मतलब क्या है कि शुरू के 10 ओवर और आखिरी के 10 ओवर, यानी कि टॉप 10 और 40 ओवर के बाद के जो मतलब 30 ओवर जो रहते हैं। लेकिन यहां पावर प्ले की बात करें तो शुरू के 10 और आखिरी के 10, मोहम्मद सिराज ने 31 विकेट लिए हैं, 31 मैच खेल के 32 विकेट लिए हैं, और इनकी पर बॉल जो विकेट की औसत है वो हर 18 गेंदों में ये 1 विकेट निकाल रहे हैं पावर प्ले के अंदर। शाहीन शाह आफरीदी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा और खासतौर पे इंडियन ओपनर्स को अच्छी खासी तकलीफ देते हैं, ये अभी तक 39 मैचेस में 29 विकेट इन्होंने निकाले हैं और इनकी इकोनॉमी 27 के आसपास की है। मोहम्मद शमी बड़े मैचेस में बहुत अच्छा खेलते हैं, डेथ ओवर में बड़े अच्छे साबित होते हैं, 42 मैच में 19 विकेट निकाले हैं, पर बॉल पर विकेट जो है वो 38 का है। जसप्रीत बुमराह थोड़ा चोट से उभरे हैं, बहुत सारा क्रिकेट नहीं खेल पाए, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2019 से अभी तक तो 35 मैच खेले हैं, 18 विकेट लिया है, और बॉल विकेट जो रेशियो है वो 30.39 का है। हरीश राउफ भी अपनी गेंदबाजी से कभी भी चकमा दे सकते हैं, स्पीड बहुत शानदार है इनकी, 26 मैचों में 13 विकेट लेके ये भी पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है उसको एक एक्स्ट्रा एज देते हैं। थोड़ा और एनालिसिस करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग काफी भारी है, तो उस हिसाब से अगर हम मिडिल ओवर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? देखिए कुलदीप यादव, एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद इंडियन टीम में जगह नहीं बना पाएंगे, लेकिन पिछले मैचों में जो फॉर्म लौट के आया है, 57 मैच 2019 से अब तक खेले हैं, 77 इन्होंने विकेट लिए हैं, इकोनॉमी 30 के आसपास जा रही है। शार्दुल ठाकुर ये भी एक कमाल के बॉलर हैं, जब विकेट चाहिए होता है निकाल के देते हैं, 39 मैचों में 43। रविंद्र जडेजा 40 मैच में 37। शादाब खान बहुत अच्छे स्पिनर है, पाकिस्तान के मैच पलटने की काबिलियत रखते हैं, इन्होंने भी 36 मैच में 37 निकाले। और मोहम्मद शमी एक बार फिर यहां अपनी जगह बना रहे हैं, जिन्होंने 40 मैचेस में 31 विकेट्स लिए हैं। तो ये तो हो गया मिडिल ओवर में। अब हम देख लेते हैं सबसे ज्यादा अच्छे स्पिन डिपार्टमेंट में, क्योंकि दोनों ही देशों के पास अच्छे स्पिनर हैं। कुलदीप ने यहां पे भी जगह बनाई है। कुल 2019 से देखें तो 60 मैच वो खेल चुके हैं, 88 विकेट लिए हैं, और हर करीब 30 गेंदों में 1 विकेट निकाल देते हैं। शादाब उधर से डेफिनेटली एक मैच विनर रहेंगे, 37, 43 उनके नंबर्स हैं। जडेजा, इनकी बॉलिंग क्या, बैटिंग क्या, फील्डिंग क्या, लेकिन अगर इस बॉलिंग की बात करें तो 44 मैचेस में 38 विकेट इन्होंने निकाले। और मोहम्मद नवाज, इनको मौका मिलना चाहिए मैच के अंदर, देखते हैं कल। 20 मैचेस में 26 विकेट इनके नाम पर है। एक डिपार्टमेंट जो बच जाता है फील्डिंग, उसमें जाहिर तौर पे भारत का पल्ला भारी है, लेकिन अगर इस वर्ल्ड कप को देख ले, दोनों मैचों ने, टीमों ने 2-2 मैच खेले हैं, 11-11 कैच दोनों के हिस्से में आए हैं, पकड़ लिए। ड्रॉप जो है वो पाकिस्तान के ज्यादा है, 4 ड्रॉप है, जबकि इंडिया की तरफ से 2 ड्रॉप हुए हैं। रनआउट का चांस जो मिस किया है वो पाकिस्तान ने 3 किए हैं, जबकि उसके मुकाबले भारत ने 1। लेकिन जो स्टैंडिंग फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, नो डाउट वो इंडिया के पाकिस्तान से काफी ऊपर है। तो अगर इस हिसाब से आप तुलना करें, मौजूदा जो फॉर्म है, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग डिपार्टमेंट हो, भारत का पल्ला अच्छा खासा भारी नजर आ रहा है। जी चलिए, तो एक्साइटमेंट जो है वो अभी से बनाए रखें कि आगे हमें उस दिन खूब सारे पटाखे फोड़ने हैं। बहुत शुक्रिया विपिन जी तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और भारत पाकिस्तान मैच के लिए अहमदाबाद की अगर बात करें, जहां पर ये होने वाला है, वहां पर सभी होटलें बुक हो चुकी हैं, लेकिन फैंस का जबरदस्त उत्साह है। ज्यादा होटल ना मिलने की वजह से वहां पर वैनिटी वैन में भी लोग रुके हुए हैं। वैनिटी वैन में सभी सुविधाएं वहां पर उनको मिली हुई हैं, सभी सुविधाओं से ये लैश है वैनिटी वैन। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रीति सोमपुरा ने, आप भी देखें। में जो है पूरी तरीके से अहमदाबाद में जो है, जो बाहर के दर्शक ये मैच देखने के लिए आ रहे हैं वो पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि अहमदाबाद में जितनी भी होटल है वो हाउसफुल हो गई है। जो कमरा पहले 5,000 में मिलता था, आज उसकी कीमत 30 से 40,000 हो गई है। इसके देखते हुए कुछ लोगों ने नायाब तरीका निकाला और उन्होंने जो है वैनिटी वैन जो है यहाँ रखी है। कुछ लोग जो है अब इस वैनिटी वैन में रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा एक ग्राउंड है, उसको उन्होंने बुक कर दिया है और साथ में ही जो है यहाँ पर कई सारी वैनिटी वैन जो है रखी है। आइए हम चलते हैं एक वैनिटी वैन में और देखते हैं कि वो लोग किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं। तो ये एक वैनिटी वैन है जहाँ पर कुछ लोग जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी आलीशान ये वैनिटी वैन है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग फिल्म की शूटिंग के टाइम पे जो है वैनिटी वैन का इस्तेमाल करते हैं। लोग यहाँ पर कैसा लग रहा है वैनिटी वैन में रहकर? बढ़िया है, मतलब काफ़ी अच्छा किया है ऊबर वालों ने। और मतलब अहमदाबाद में होटल का इतना प्राइस बढ़ गया था कि हमारे लिए इतना उन्होंने हेल्प किया और हमको बुलाया इधर।
रुकने के लिए। तो आपने सुना कि कुछ लोग जो है यहाँ पर है, उनका कहना है कि वो लकी है कि उनको जो है मैच की टिकट भी मिल गए और साथ में ही जो अब होटल्स नहीं मिल रही थी तो वो लोग जो है यहाँ पर इस वक्त वैनिटी वैन में रह रहे। कुछ और लोग जो है हमारे साथ में है, हम उनसे बात करते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वैनिटी वैन में रहने का? ये बहुत अच्छा था क्योंकि सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, वॉशरूम्स हैं यहाँ पे, इतना अच्छा एसी प्रोवाइड किया गया है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे रहने के लिए। एक्चुअली मैं नासिक से ट्रैवल करके आया हूँ, 10 आवर्स की बस जर्नी थी, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा एक बहुत ही सुकून सा मिला। इतना अच्छा जो कैंपर इन्होंने डिज़ाइन किया है और बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही एक लग्जरियस फील है। तो आपने सुना कि लोग जो है यहाँ पर अलग अलग जगह से, भारत के अलग अलग प्रांत से यहाँ पर आए हैं और काफ़ी एक्साइटेड है कल की मैच देखने के लिए। वहीं इस मुकाबले के लिए लोगों में काफी उत्साह है। रविवार से नवरात्रि भी शुरू हो रही है, तो ये दो बड़े इवेंट हैं जिसको यादगार बनाने के लिए युवाओं ने अपने शरीर पर अलग अलग टैटू बनवाए हैं। ऐसे ही युवाओं से बातचीत की, उनके बीच जाकर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। आप भी देखिए। अहमदाबाद में दो बड़े इवेंट सिर पर है और ये इवेंट ऐसे है जो कि लंबे समय तक याद रहेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला वनडे और दूसरा नवरात्रि। आप देखें कि युवाओं में अभी से कितना उत्साह है। यहाँ पर विराट कोहली को डांडिया खेलते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर भले ही गुजराती में लिखा हो, लेकिन अगर हम हिंदी में बात करें तो पाकिस्तान को यहाँ पर बताया गया है कि हम जीतेंगे और फिर से टीवी टूटेंगे आपके देश में, यानी कि 8.0 से हम मैच जीत जाएंगे। फिर आप देखें कि एक फिर से विराट कोहली है और हम यहाँ पर ट्रॉफी लेकर खड़े हैं। साथ ही साथ अभी जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जंग छिड़ी है, उस जंग को नहीं होना चाहिए, ऐसा भी एक शांति का सिंबल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आइए हम युवा से बात करते हैं। अच्छा बताइए, क्या आप पूरा आश्वस्त है कि भारत जीत जाएगा और आपने ये टैटू किस तरह से, स्टेडियम में भी जाएंगे? या श्योर, स्टेडियम में भी जाएंगे और भारत ही जीतेगा। बिल्कुल, तो ये टैटू तब तक रहेगा आपके ऊपर? अभी तो 14 तारीख को मैच है। या बिल्कुल, आइए हम जो टैटू आर्टिस्ट हैं उनसे बात करते हैं। युवाओं में किस तरह से क्रेज है और ये आपने प्लान करवाया है कि लोगों की ही डिमांड थी युवाओं की? देखा जाए तो नवरात्रि में टेम्परेरी टैटूज़ का क्रेज़ होता है और स्पेशली गुजरात अहमदाबाद के अंदर अभी ऑलरेडी ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप और भारत पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है और नवरात्रि भी साथ में है। तो टेम्परेरी टैटूज़ का जिस हिसाब से क्रेज़ है, तो साथ साथ में ये अभी वर्ल्ड कप के वो जो उसके हिसाब से भी लोगों के टेम्परेरी टैटूज़ के डिमांड्स आ रहे थे, तो यही थीम पे पूरा एक टैटूज़ का लोगों की डिमांड के हिसाब से टैटूज़ बने हैं। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही 14 तारीख को मैच खत्म होगा, भारत जीत जाएगा और उनके बाद सीधी नवरात्रि शुरू होगी, तो ये अपने आप में एक यादगार क्षण होगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। इन सब के बीच क्रिकेट फैंस के लिए एक और बड़ी गुड न्यूज है, वो ये कि क्रिकेट का मजा अब ओलंपिक में भी आप ले पाएंगे। क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने को अब मंजूरी मिल गई है। It was about the proposal of the Los Angeles organizing committee to introduce 5 new sports, and these 5 sports are baseball, softball, flag football, lacrosse sixes, squash, and cricket. These proposals have been accepted as a package by the IOC Executive Board, taking into consideration that these proposals and these sports are fully in line with the sports culture of our host in 28, with the American sports culture. उस बीच मुंबई में आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सत्र शुरू होने जा रहा है कल, यानी कि 14 अक्टूबर को मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईओसी के सत्र का उद्घाटन करेंगे। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां सत्र होगा। भारत 40 साल के बाद आईओसी में सेशंस की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इससे पहले 1983 में आईओसी के 86वें सत्र की मेजबानी भारत ने दिल्ली में की थी। इस बार 15 से 17 अक्टूबर तक सत्र जारी रहेगा, जिसमें ओलंपिक से जुड़ी अहम चर्चाएं की जाएंगी।
here in India, and in particular kids from underprivileged families, to give them access to sport, to give them also access with the new programs we have been starting here in India with Nita Ambani and her foundation, and with Abhinav Bindra, our Athletes Commission member, and his foundation, to access to the Olympic Values Education program. और आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक ने रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन का काम ओलंपिक्स की वैल्यूज और अप्रोच को बखूबी दर्शाता है। तो वहीं अब बात करेंगे इजराइल और हमास जंग की। इजराइल हमास के बीच चल रही है जो जंग है, ये दिन ब दिन भीषण होती जा रही है। अब तक चल रहे हवाई हमलों के बाद अब इजराइल गाजा में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। बताया यह जा रहा है कि करीब करीब 3 लाख सैनिकों को इजराइल ने गाजा पट्टी की तरफ तैनात किया है। वहीं इस तरफ इजराइल धीरे धीरे अपने टैंक भी भेज रहा है। इजराइल ने गाजा में रह रहे लोगों को 24 घंटे के अंदर शहर खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया है। गाजा में अटैक को लेकर किस तरीके से ग्राउंड एक्शन के लिए यहां पर तैनात किया जा रहा है सेना को, बता रहे हैं। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी नीरज ने। किस तरह से बॉर्डर एरियाज में अब स्थिति है, इजराइल हमास पर अंतिम हमले की तैयारी, और ये कहा जा रहा है कि गाजा के अंदर इजराइल की तरफ से कह दिया गया है कि अब हमास के आतंकवादी के आसपास जो लोग हैं वो वहां से हट जाएं, क्योंकि बड़ा हमला किया जाता है तो कोई हताहत ना हो, नागरिक की जान न जाए। और देखिए दोनों तरफ से ये जिस रास्ते पे हैं, हम यहाँ से पीछे नहीं जा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, और इसी बीच में दोनों तरफ से गाड़ियों को रोक के मूवमेंट किया जा रहा है। और ये इलाका पहले से ही जेरौत के नज़दीक का इलाका है, बहुत सेंसिटिव है। लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखाते रहे हैं। और यहाँ से जिस तरह से गाड़ियों को जिस तरह से गाड़ियों को लगा, देखिए चारों तरफ टायर लगा दिए गए हैं ताकि गाड़ियों का मूवमेंट ना हो सके। इधर आपको दिखाते हैं करम, वहाँ सड़क पे जो टायर लगा दिया, कोई गाड़ियाँ नहीं बढ़ेंगी। कुछ एक गिने चुने गाड़ियों को जो दूसरी तरफ से आ रही हैं, आर्मर्ड सपोर्ट के लिए जो गाड़ियाँ हैं उनको बस इजाजत दी जा रही है अभी। अब लगता है ये तमाम टैंक को निकालने के बाद यहाँ से खाली कर अब पैसे दिया जा रहा है। करम इधर से, यहाँ से भी आपको एक बार एक तस्वीर दिखा दे। यहाँ से देख सकते हैं टैंक, अगर नजर आ रहा हो तो क्लोज, ये सब टैंक क्लोज, राइट हैंड साइड यहाँ भी आपको टैंक नजर आ रहा है। तो इस तरह की स्थिति है गाजा बॉर्डर और इजराइल की सीमा पर। लगातार तैयारी इजराइल कर रहा है और हर तरफ से आपको दिखाते हैं। और इस दौरान इजराइल और हमास के बीच जो ये जंग चल रही है उसमें वहां पर फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट से 212 भारतीयों को लेकर पहला जो चार्टर्ड प्लेन है वो आज सुबह भारत पहुंच गया। भारत पहुंचे ये जो 212 भारतीय हैं, इनके चेहरे पर वतन वापसी की जो खुशी थी वो साफ झलक रही थी। उन्होंने विमान में ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इजराइल से भारत वापस लौटने के जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए और भी फ्लाइट्स ऐसे ही अरेंज कराई जाएंगी। और ऑपरेशन अजय के तहत आने वाले भारतीयों के अगले बैच को एम्बेसी की तहत से एक ईमेल भेजा जा चुका है एम्बेसी की तरफ से। उन्हें किस दिन किस समय भारत के लिए फ्लाइट लेनी है, ऑपरेशन अजय की पूरी प्रक्रिया क्या है, ये जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, सरकार ने ऑपरेशन अजय तो शुरू कर दिया है, इसके तहत कोई अगर आना चाहता है भारत तो उसे क्या करना होगा? देखिए, इसके तहत जो लोग आना चाहते हैं इजराइल में, जो भारतीय लोग हैं, उनको सबसे पहले अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है इजराइल में भारत की जो एम्बेसी है उसकी वेबसाइट पर आपको आसानी से दिख रही है। और इस लिंक पे जो इंड एम्बेसी Israel.gov.in है
जो आपको हमारे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इस लिंक पे जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराइए, अपना वहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सारी जानकारी देनी होगी। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। ये 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, चाहे तो रात के 12 बजे भी कॉल कर सकते हैं, हमेशा यहाँ पे फोन आपका पिक उठाया जाएगा। और इसका जो नंबर है +972 जो कि वहां का कोड है 35226748 और 54327839 दोनों में से किसी नंबर पे कॉल करिएगा तो वहां पे आपका फोन उठ जाएगा। जो मैंने कुछ लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि 1-2 बार कोशिश करने के बाद आसानी से फोन उठ जाता है। और फोन उठने के बाद या फिर आप फोन करें या फिर मेल कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने आने का आवेदन दे सकते हैं। एक बार आपने आने का अपना आवेदन दे दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत जल्द आपको एम्बेसी की तरफ से एक ईमेल जाएगा और इस ईमेल में बताया जाएगा कि आपको कब किस फ्लाइट से ऑपरेशन अजय के तहत यहां लाया जाएगा। वो सारी डिटेल आपको ईमेल पे दी जाएगी। और अगला जो खेप है, जो अगला बैच आने वाला है, उनको अब ईमेल जा भी चुका है और उनको ये जानकारी दी जा चुकी है कि आपको किस फ्लाइट से यहां पर लाया जाना है। तो अगर अब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या फिर वापसी का कोई आवेदन नहीं दिया है तो जो प्रक्रिया मैंने आपको बताया उस प्रक्रिया को पालन करिए और तो बहुत जल्द आपके वापसी का रास्ता यहाँ पे साफ होता दिख जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार गिरावट पर रहा। सेंसेक्स 126 अंक गिरकर 66,283 पर बंद हुआ। तो वही निफ्टी की अगर बात करें तो 43 अंक गिरकर ये 19,751 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो रियलिटी एफएमसीजी शेयरों में रही। पीएसयू बैंक, आईटी, मेटल शेयरों में आज गिरावट देखी गई। और बाजार में क्यों बना हुआ है असमंजस, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। हेलियस कैपिटल के म्यूचुअल फंड मार्केट में अब इनकी एंट्री हो रही है। उसे सेबी से अप्रूवल भी मिल गया है। वहीं इसको लेकर सीएनबीसी के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने कंपनी के फाउंडर समीर अरोड़ा से खास बातचीत की। समीर अरोड़ा ने कहा है कि वो अपनी दूसरी पारी के लिए बहुत उत्साहित हैं और उनका पूरा फोकस अभी सिर्फ एक्टिव फंड्स पर होगा। शुरुआत में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप ही कंपनी लॉन्च करेगी। टफ मार्केट, जिसमें टफ मतलब म्यूचुअल फंड्स के लिए ऑलरेडी वो मार्जिन्स काफ़ी गिर गए हैं। टीआर को लेकर ऑलरेडी एक चर्चा चल रही है कि और कम करना चाहिए इसको। इतना कट थ्रोट इंडस्ट्री, इसमें आप एक बार ये सब पहले कर चुके हैं, उसके बाद दोबारा री एंट्री करने का क्या मन किया? इतना एंजॉय किया फर्स्ट टाइम कि सेकंड टाइम अब करने की कोशिश कर रहे हैं। और सेकंड टाइम अभी मैं अलग अलग सिटीज में जा रहा हूँ और लास्ट 5 दिनों में मैं 5 सिटीज गया। वो इतना एंजॉय किया कि उसमें पैसे बनाने की बात छोड़िए, मजा बड़ा आता है। मैं गया सूरत, उससे पहले गया कोचीन, फिर बैंगलोर, फिर पुणे। इसी हफ्ते की बात हो रही है। इट इज टू मच फन। बट एक्चुअली क्या है कि मेन बिजनेस ऑफ फंड मैनेज इन म्यूचुअल फंड इज फंड मैनेजमेंट। उसकी हमारा फॉर्मूला, हमारी हिस्ट्री, हमारी फिलॉसफी अच्छी है और वो चली है। तो उसको अब हम नए एक डिस्ट्रीब्यूशन मोड में डाल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड मोड में डाल रहे हैं। अभी तक उनको ऑफशोर फंड, पीएमएस वगैरह में ऑफर होता था क्लाइंट्स को। सो दैट इज द रीजन। बट इट इज ऑल्सो बिकॉज आई एंजॉय इट एंड वी एंजॉयड इट। दिन शॉ भी उस वक्त भी हमारे साथ थे। तो वी हैव ऑलवेज एंजॉयड दिस बिजनेस। और गरबा को लेकर गजब का है जोश, बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। स्वागत है। वैसे तो गुजरात में सदियों से गरबा होता आया है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में क्लब गरबा भी बढ़ा है। इससे लोकल प्रोडक्ट्स को कैसे मिलता है बढ़ावा और इस बार क्लब गरबा में कैसा है माहौल, ये जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता केतन जोशी की ये रिपोर्ट। गुजरात में गरबा लोकल प्रोडक्ट कंपनीज और एफएमसीजी की पब्लिसिटी का बड़ा प्लेटफॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले से लेकर होर्डिंग तक में आयोजकों को स्पॉन्सरशिप मिल जाती है और इससे कंपनियों का भी बहुत बड़ा फायदा होता है। यह टीजीबी हर जगह हमेशा करता रहता है। जैसे आज क्लबों में भी दोनों जगह हमारा होता है और आज हमने अपना खुद के भी गरबे किए हैं। जितने भी प्राइवेट गरबा है उसमें भी हमने कम से कम 5-7 वेन्यू में, आज बड़ौदा जो आज यूनाइटेड ग्रुप है वहाँ भी हमने अपना प्रेजेंट रखी है और बड़ौदा में तो कुल 3 जगह प्रेजेंट रखी है। इस तरह हर जगह हम अपनी ब्रांड की प्रेजेंट रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा माध्यम होता है और इससे काफ़ी फायदा होता है। जो यंग यूथ है ना, उसमें एंट्री करने का बहुत बड़ा फायदा होता है।
वैसे गरबा में खर्चा भी काफी होता है, इसलिए टिकट के दाम भी ऊंचे रहते हैं। लेकिन अच्छे मोहल्ला गरबा को 5 लाख से लेकर बड़े क्लब में 5 करोड़ तक की स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। इस बार बड़े पैमाने पर स्पॉन्सरशिप मिलने से क्लब संचालक खुश हैं और पूरे गुजरात में इस बार माहौल काफी अच्छा है। राजपथ क्लब में लास्ट 2-3 साल से कोविड की वजह से इतना उत्साह नहीं था, लेकिन इस बार सभी बीमारियों में से और सभी प्रॉब्लम में से सब बाहर आ गए हैं और अब राजपथ क्लब के मेंबर्स और उसके गेस्ट में बहुत ही नवरात्रि के लिए बहुत ही उत्साह है। और राजपथ क्लब अपना मैनेजमेंट गरबा का 7 दिन का जो प्रोग्राम होता है वो राजपथ क्लब खुद ही मैनेज करती है और मेंबरों में बहुत ही उत्साह है। नवरात्रि 9 दिन की होती है, लेकिन इससे जो पब्लिसिटी मिलती है वो साल भर कंपनी के काम आती है। तो सब कुछ तैयार है और अब बस रविवार का इंतजार है। लोकल प्रोडक्ट को अपना दायरा बढ़ाने के लिए क्लब का गरबा अक्सर साबित होता है। भले ही स्पॉन्सरशिप ज्यादा देनी पड़े, लेकिन अंत में ये एक फायदे का सौदा है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और नवरात्रि में व्रत और उपवास करना है तो देखना मत भूलिएगा आज का कंज्यूमर अड्डा, जहां बात करेंगे उपवास से लाभ और सही तरीकों की। उपवास नवरात्रि का जानिए सही तरीका, शाम 5:57 अब अपने दर्शकों को हम बता देंगे, सीएनबीसी आवाज आपके लिए लाया है एफएनओ गुरुकुल, जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कामयाब ट्रेडर्स से मिलने और सीखने का खास मौका मिलेगा। मार्केट के दिग्गज ट्रेडर्स आपको सिखाएंगे एफएनओ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और समझेंगे निवेश करने का तरीका, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। 2 दिन के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में आपको टेक्निकल एनालिसिस और फ्यूचर एंड ऑप्शन की बुनियादी समझ के साथ ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी सिखाई जाएंगी। आप एक्सपर्ट से अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। 28 और 29 अक्टूबर को होने वाले इस वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन फटाफट करा ले। रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड स्कैन करें या फिर स्क्रीन पर दिखाई गई हमारी जो वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप विजिट कर सकते हैं।